हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज का सेशन लेके, जिसमें हम लोग 13 अगस्त 2021 में जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कल मैं 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो करा चुका हूं। अभी आई बटन पे आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको अभी हाल फिलहाल सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसके बाद मैं सीएचएसएल 2020 के, फिर सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन कराऊंगा। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये जो मेन मकसद है हमारा, ये डेली प्रैक्टिस सेशन चलाने का, इससे आपकी सीजीएल 2021 का जो प्री का एग्जाम होना है अप्रैल में, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। सीजीएल 2020 के मेंस के एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2020, सीपीओ 2019 और सीजीएल 2019 के क्वेश्चन भी करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स भी आपको करा चुका हूं। और चैप्टर जो अगले हमारे शुरू होने वाले हैं 24 जनवरी को शुरू हो जाएंगे। मतलब चैप्टर करना हम 24 जनवरी को शुरू कर देंगे दोबारा। तो आप लोग जुड़े रहें। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले हम क्लास शुरू करें, ये सारे हमारे लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें सारी जगह। टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट, सारे जो भी कमीशन की तरफ से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह तैयार करता हूँ, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। फेसबुक पर भी जो भी लिंक हमें मिलता है कमीशन की तरफ से, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका लिंक बना के मैं डाल देता हूँ। जो भी यहाँ वीडियो डालता हूँ उसका भी लिंक डाल देता हूँ। तो आप लोग फेसबुक वगैरह पे सारी जगह ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पे मैथ्स का फ्री कोर्स चल रहा है और फ्री प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करा रहा हूँ। और टारगेट रहेगा हमारा कि 2325 क्वेश्चन हम लोग इस फॉलोइंग सीरीज में सीजीएल 2021 के एग्जाम तक कर लें। और कोई इंक्वायरी हो तो मेल आईडी पर मेल कर देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो सबसे ही आसान है, वो कर सकते हो आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन में बोला है राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। उसका एक्सपेंडिचर जो है अगर 20% बढ़ जाता है, इनकम जो है 29% बढ़ जाती है, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी करा चुका हूँ, और मिक्सचर एलिगेशन में भी मैं सारे से क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है एलिगेशन। देखो हम लोग कैसे, हमने देखा क्या कि राधा जो है सेव करती है 25% इनकम का। आपने देखा कि अगर उसकी 25% सेविंग है तो मतलब खर्चा कितना करती है वो। आपने देखा 100% इनकम है, अगर बाई चांस 100% इनकम हम मान लेते हैं, हमने माना कि 100% उसकी इनकम है, उस इनकम का वो 25% खर्च देती है, मतलब उस इनकम का 25% वो जोड़ती है, सेव करती है, तो मतलब 75% वो खर्च कर देती है। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो क्या है। आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना गया, 3:1। मतलब वो 75% खर्च कर देती है, 25% बचा लेती है, तो उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो क्या बनी, 3:1। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर को मैं लिखता हूं यहां, सेविंग को मैं लिखता हूं यहां। आपने देखा एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आया, आपने देखा 20%। सेविंग का आपको निकालना है। आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के इनकम बनती है, तो इनकम में कितना 29% का इंक्रीमेंट हुआ है। आपको पता है क्या कि नीचे जो आती है रेशो आती है, जब भी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो नीचे क्या आती है, रेशो आती है। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना आ गया, 3:1। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है दोनों का डिफरेंस लेना होता है। एक की वैल्यू 9 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब आपको पता है अगर 29 से 20 छोटा है तो ये वाली चीज हमेशा बड़ी रहने वाली है, मतलब 29 में आपको 27 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 56%। यहां से अब देखोगे दोनों का डिफरेंस कितना, 27, यहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि सेविंग जो है कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुई है, 56% इंक्रीमेंट आया है। और कोई बोले कि सर कैसे लेते हैं वैल्यूज, कौन सी वैल्यू बीच में रखनी होती है, कौन सी साइड में। देखो मैं आपको बताता हूं कि जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग की अलग अलग बात कर रहे हैं तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग
इनको मिला के, मतलब कोई दो चीजों को मिला के एक चीज बनती है तो हम उसको बीच में रखते हैं और बाकी दोनों चीजों को हम लोग साइड में रखते हैं। ये चीज मिडिल नंबर होता है, ये लो नंबर होता है, ये हाई नंबर होता है। मतलब अगर ये वैल्यू छोटी है तो हमेशा ये वैल्यू बड़ी आएगी, और ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो हमेशा इधर वाली वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, ये चीजें मैं एलिगेशन में बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूं, तो आप लोग एलिगेशन का चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल इतने पे। आपने देखा सुरभि ने जो है ना आर्टिकल बेचा कितने पे, 176 रुपए पे। कितने का डिस्काउंट देके? आपने देखा डिस्काउंट उसने दिया भाई 12% का। यहां से आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो। मार्क प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, आपको पता है क्या कि आपने देखा सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मार्क प्राइस पे बात करें तो आपको पता है सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना 176, फिर आपने देखा 100 और डिस्काउंट परसेंटेज कितना 12, मतलब यहाँ कितना आ गया 88। 100 माइनस 12 किया तो 88 आ गया, ये गया 2 पे। तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना हो गया 200 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट। अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब वो मार्क प्राइस पे ही बेचे, मतलब अगर वो मार्क प्राइस बेचे तो नेक्स्ट इक्वेशन में जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उसने डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं। अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 25%। आपने देखा 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। न्यूमिनेटर में जो चीज होगी वो क्या होगी प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में क्या होगी जिस पे प्रॉफिट निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस। आपने देखा 1 की वैल्यू प्रॉफिट आ गई, 4 जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की आ गई। तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ता हूं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस। 1 + 4 = 5। 5 की वैल्यू जो है 200 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी 40, ये आ गया आपका प्रॉफिट। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या है 4। 4 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 160 रुपए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह फॉर्मूला भी लिखा सकते हैं क्या? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, डी और ई पॉइंट है AB और AC पे। फिर बोला गया आपको क्या कि एंगल ADE जो है वो इक्वल टू एंगल B है इफ एंगल AD सच दैट एंगल ADE इक्वल टू एंगल B। तो आपने देखा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। आपको पता है कि अगर मैं ट्रायंगल ADE की बात करूं और ट्रायंगल ABC की बात करूं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एंगल A तो है जो वो तो कॉमन ही है, और एंगल ADE जो है वो ABC एंगल के इक्वल है, मतलब A सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। फिर आपको एक चीज और पता है क्या? आपको पता है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी साइड का रेशो आपस में प्रोपोर्शन में होगा। तो AD/AB = DE/BC हो जाएगा। AD की वैल्यू आपको पता है कितनी 7, फिर आपको BD की वैल्यू पता है 5। तो आपने देखा AD की वैल्यू 7, तो AB की कितनी होगी 7 और 5 जोड़ूं अगर मैं 12। DE/BC कितना आ गया 9। तो आपने देखा ये 4 ये 3, DE = 21/4, जिसको मैं क्या बोलूंगा 5.25 बोलूंगा। 5.25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। आप सबको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 - 3 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 कितना होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। और यहाँ पे sec 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी 2। sec 30 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। नहीं, sec 30 की जो वैल्यू होती है, 1 मिनट, cos 60 गलत हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। उसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 4/3। अब 4 cot 45 होता है 1, और sec स्क्वायर 30 कितना होता है 4, और sin स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा 3/4, और cos स्क्वायर 90, मतलब ये तो आ गया आपका 0। तो 4 में से नीचे आ गया कितना 3/4, और ऊपर कितना बनेगा? आपने देखा ऊपर जो है वो बनेगा √3/2 - 1। ठीक है, तो आगे फर्दर कैलकुलेशन है √3/2 - 2 √3
-2/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/3 √3 - 2। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2/3 √3 - 2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन कल भी कराया था, सेम क्वेश्चन जस्ट इक्वेशन में यहाँ पे चेंज है। उसके अलावा सेम क्वेश्चन हम कल की शिफ्ट में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या था, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 7, 11। तो आपको पता चल गया है यहाँ से क्या कि 3, 7, 11 पे अगर नंबर डिविजिबल है तो इनके मल्टीपल मतलब इनके एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 × 7 × 11 231। 231 पे भी ये 5 डिजिट नंबर कटेगा। तो आपको करना क्या है, आपने देखना 24700 24799 इसके बीच में कोई नंबर आने वाला है। आप डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे 231 से, जैसे मैंने आपको कल कराया था, उससे क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ये आपके लिए HW रहा। अब क्वेश्चन में बोला गया है क्या दो नंबर का रेशो आपस में कितना है 5:8। ठीक है, 5 दोनों नंबर में ऐड कर दिया तो नया रेशो क्या तैयार हुआ 2:3। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पे देखो बेसिक तो सारे कर लेंगे। बेसिक क्या है इसका कि 5x और 8x, इसमें दोनों में 5 जोड़ दिया तो नया रेशो क्या तैयार हुआ 2/3। ये है बेसिक। ठीक है, ये तो सारे कर लेंगे। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। आपने देखा पहली बात तो क्या, पहली बात तो आपने ये देखा दोनों में मतलब A और B दोनों में इक्वल नंबर ऐड हुआ है। इक्वल मतलब दोनों में 5 ऐड हुआ है। तो आपने देखा कि इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं 5, इन दोनों का देखूं 3, और अगर 5:8 पहले था तो बाद में 2:3 कैसे बन गया। मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर के हमने 5 ऐड किया, मतलब हमने उस नंबर को ज्यादा बनाया जो नंबर पहले था। जो नंबर 5:8 में था A और B, हमने 5 ऐड किया, मतलब नंबर को ज्यादा बनाया। तो रेशो कम कैसे हो गई, रेशो की वैल्यू कम कैसे हो गई। तो हम इस चीज को ठीक करने के लिए जब आप लोग देखेंगे कि A और B में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हुई है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू ऐड हुई है, तो हमको जब भी हम लोग देखेंगे कि A और B में सेम वैल्यू ऐड हुई है और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 5, यहाँ पे 3, जब भी ये इक्वल ना हो तो इसको इक्वल बनाने के लिए आप लोग क्या करें। आपने देखा 2 और 3 का गैप कितना 1, 5 और 8 का गैप कितना 3। ऊपर वाले गैप को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया 6, यहां पे कितना आ गया 9। अब जो रेशो आई है वो ही पर्याप्त रेशो है। आप लोग देख सकते हैं क्या कि अब दोनों का गैप कितना आ गया 1, 1 आ गया, और 5 के बाद 6 बना, 8 के बाद 9, मतलब अब वैल्यू ज्यादा बनी है। मतलब वास्तव में वो 6:9 था, उसको काट के 2:3 किया हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा A और B में दोनों में कितना ऐड हुआ 5। आपने देखा रेशो कितनी बड़ी 1, और वैसे कितनी वैल्यू बड़ी है 5। 1 की वैल्यू 5। आपसे पूछा है सम ऑफ A एंड B, आपसे पूछा है इफ मतलब 5 ऐड। तो आपने देखा कि 5 और 8 का जोड़ कितना हो गया, आपने देखा A और B को जोड़ के बताना है, मतलब 13 की वैल्यू बतानी है। 13 पंजे कितना हो गया 65। ठीक है, बाद वाली से मत बता देना, बाद वाली तो उसने कंडीशन दिया ताकि आप A और B की वैल्यू निकाल सको। ठीक है, इफ दिया हुआ है ना, इफ कंडीशन है कि अगर 5 जोड़ दें तो रेशो ये बन जाएगा। मतलब वास्तव में तो जो रेशो है वो यही है, और इसी से A और B की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो 13 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 65। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स एंड ब्रेड्थ जो है डिक्रीज्ड टू हाफ। ठीक है, मतलब आपने माना क्या कि पहले जो लेंथ थी 1 थी, ब्रेड्थ जो थी 2 थी। ठीक है, अब लेंथ जो है वो कितनी हो गई, लेंथ जो है आपने क्या किया इनिशियल को लेट कर लिया, आपने इनिशियल लेट कर लिया कि लेंथ जो थी पिछली ट्राइंगल की वो 1 थी और ब्रेड्थ कितनी थी 2। अब जो नई ट्राइंगल आई है उसकी लेंथ जो है वो 3 गुना है किससे, पुराने वाली से, और ब्रेड्थ जितनी है वो कितनी है हाफ। तो आपने देखा एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल। आपने देखा नए ट्राइंगल का एरिया कितना, आपको पता है एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने देखा जो गिवन ट्राइंगल है, मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल का एरिया का रेशो कितना हो गया 2:3। आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। चलो बाकी देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, आपने देखा ऑफ है, पहले ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बॉडमास रूल फॉलो करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखा 54, तो 3 को डिवाइड करा अगर आपने 54 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/18 × 6। ठीक है, चलो उसके बाद आपने देखा 22/3 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 3/2 लिखा है।
उसके बाद आपने देखा 10 माइनस, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा 27, तो 3/27 कितना हो गया 1/9 इंटू 9, ठीक है। तो आपने देखा 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे बचा लास्ट में 9 और ये कितना हो गया 3। तो आपने देखा 1/3 माइनस 22, तो -21/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये -7 हो गया, तो -7 + 9 कितना हो गया 2, 3/2। तो यहाँ से आपने देखा 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन कल एज इट इज आया था, मतलब कल एज इट इज मैंने कराया था। उसमें क्या था, बस x + y था और यहाँ पे भी प्लस था और x³ + y³ की वैल्यू पूछी थी। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने देखा x - y, ये क्वेश्चन ना डैम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं और इन क्वेश्चन से कभी चूकना मत ना, इनको कभी लाइटली लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आने हैं, ठीक है। तो आपने देखा x - y की वैल्यू दे रखी है कितने 11, तो आपने इसको सॉल्व किया। आपने देखा y - x, नीचे क्या एलसीएम x और y का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y। तो आपने देखा x - y की वैल्यू अगर 11 है तो y - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -11। तो आपने देखा इसकी वैल्यू -11, 11 से 11 गया तो x y की वैल्यू जो है -24 आ चुकी है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप x³ - y³ देखो, x³ - y³ होता क्या है, x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। तो आपने देखा x - y कितना है, x - y है 11 और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना 121 और प्लस 3xy, तो 3xy कितना आ जाएगा, xy कितना है -24, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया। तो 121 में से जब आप लोग 72 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ 49, ठीक है। तो 49 × 11। अब उसके बाद आप x² y² को भी ले लो, तो -24, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है xy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -24 को होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 576। 576 में अगर मैं 49 × 11 देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 539। 539 में 576 अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1115, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल लेना, कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार, बहुत आसान और बहुत मजेदार है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन है ये। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता कैसे है, आपको पता है। देखो पहली बात तो हम ये देखें कि एक ट्रायंगल है ABC, चलो ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है BA को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, D तक। अब CAD जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यहां से निकलेगा, वो जो है BC को एक्सटेंड जब हम करेंगे तो किस पे जाके मिलेगा, आपने देखा वो मिलेगा जाके E पे, ठीक है। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। आपको पता है चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, थ्योरम होती क्या है, थ्योरम होती है AB/AC = BE/CE, ठीक है। तो आपने देखा AB/AC की वैल्यू दे रखी है 5/2 और BE आपको पता है BC दे रखा है आपको कितना 9 सेंटीमीटर। आपने क्या किया CE को x मान लिया, तो BE कितना हो गया 9 + x, CE कितना हो गया x। तो आपने जब इसको सॉल्व किया ये कितना आ गया 3x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है CE मतलब x ही पूछा है, x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आ गया। आपने देखा मैंने कल भी आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू जब भी 0 और 90 डिग्री पे लाए करे, और आपने देखा मतलब के बीच में लाए करे, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाए करे, और 0 और 90 तो वैल्यू है ही नहीं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आपने चेक किया सबसे पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आपने चेक किया तो आपको पता है cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, और sin 30 होता है इतना। तो आपने देखा 3/2 = 3/2, मतलब थीटा = 30 डिग्री आ गया, मतलब पहली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब रखना शुरू कर दो, तो आपने देखा कि sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर 4/3 और tan 30 1/√3 और cos 30 डिग्री का स्क्वायर 3/4, ठीक है। तो आपने देखा ये कितना हो गया 2/, नहीं 2/, नहीं ये आ गया 3/3, 3/3 तो एक ही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 + 3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/4 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, मजा आएगा आपको। आपने क्या किया, पहले तो सबसे पहले प्रिंसिपल को 100 मान लिया। प्रिंसिपल जो है 100 रुपीज आपने लेट कर लिया, ठीक है। आपने देखा पहले 2 साल के लिए, मतलब टाइम जो है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। फिर अगले 4 साल के लिए आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। एंड फॉर द ईयर बियॉन्ड 6 ईयर्स, मतलब 2 और 4 को जोड़ के 6 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया 12%। इफ द पर्सन गेट्स इतने रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर्स, आपने देखा 6 ईयर का हिसाब तो दे दिया और टोटल 9 ईयर है, मतलब लास्ट में कितना बचा 3 साल। मतलब पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, फिर 4 साल का, लास्ट के 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%। आपने देखा प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट आया कितना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T/100, तो आपने देखा P × R × T/100, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया 16, यहाँ से कितना आ गया 40, यहाँ से कितना आ गया 36। तो आपने जोड़ के देखा जब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 92, और आपको क्वेश्चन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट कितना, इतना 18358.6। एक की वैल्यू निकाल लो। जब आपने एक की वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि यहाँ से आ जाएगा आपका 199.55, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 199.55 आ गया। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल मतलब 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19955 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपको पता है क्या लगने वाला है इसमें, MDH द रियल स्पाइसेस ऑफ इंडिया का तड़का लगने वाला है। तो आपको पता है MDH का फॉर्मूला होता क्या, M1D1H1 बाय W1 इक्वल टू M2D2H2 बाय W2। टाइम एंड वर्क में करा चुका हूं आपको, ठीक है। 18 पर्सन है, दिन कितने लगे 10, एक दिन में कितना काम करते हैं 8 घंटे, और 3 यूनिट काम। अब अगले 5 यूनिट काम करना है, 25 बंदे हैं, दिन तो बताने हैं हमें, और टाइम मतलब आर पता है कितना 6 घंटे एक दिन में काम करते हैं। सॉल्व कर लो। यहाँ से आ गया 5, ठीक है जी, तो 5 6 जा 30, ये आ गया 2, और ये आ गया 3, और ये गया 2, 16 आ जाएगा, मतलब 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, और इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, हमने मान लिया यहाँ पे कहीं O होगा, ठीक है। AD जो है डायमीटर है, चलो AD को डायमीटर मान लिया। AC जो है कोड है, ठीक है। पॉइंट B जो है वो AC पे है, पॉइंट B जो है वो AC पे है, सच दैट OB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OBA एंगल OB है, मतलब यहीं पे कहीं पे होगा, ताकि तभी एंगल OBA 60 डिग्री होगा। इससे आगे ले लेंगे तो एंगल 90 से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो। और एंगल DOC भी दिया है, DOC मतलब ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है, इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। चलिए ठीक है। अब आप एक चीज देखें पहले, क्या आप इसको ना यहां से ज्वाइन कर दें। आपने यहां से इसको ज्वाइन किया तो आपने देखा कि ये भी रेडियस एंगल, मतलब OC भी रेडियस और OD भी रेडियस, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि O से जब सर्कमफ्रेंस मतलब सेंटर से जब सर्कमफ्रेंस पे लाइन ज्वाइन होगी तो वो रेडियस कहलाएगी। आपने देखा OC भी रेडियस होगी, OD भी, मतलब दोनों आपस में इक्वल। अब अगर दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब आपने देखा एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कितने के 120 का जोड़ हो गया, मतलब बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना हो गया 120। 120 अगर जोड़ हो गया तो आप यहां से एक चीज देखें कि अगर 120 जोड़ हो जाता है तो दोनों एंगल इक्वल है, तो 60-60 में बढ़ जाएगा। फिर आप देखें क्या कि डायामीटर जो है
वो सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाता है? आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर जो है सरकमफ्रेंस पे बनाता है एंगल कितना, 90 डिग्री। अगर ये 90, ये वाला 60, तो ये कितना बच गया आपके पास, ये वाला एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। और ये आपने देखा कि ये 60 तो ये 120 डिग्री, लीनियर पेयर, तो 120 ये 30 ये, तो 30 ये वाला रह गया। ठीक है, आपने देखा ये वाला एंगल 30, ये वाला 30, दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, मतलब OB इक्वल टू BC। BC की लेंथ आपसे पूछी है, OB की आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% गर्ल्स हैं, रिमेनिंग बॉयज। आपने देखा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कैसे निकालेंगे। आपने देखा कोई एक क्लास है 90 बच्चों की, उसमें 60% गर्ल है। 60% अगर गर्ल्स हैं तो बचे हुए कितने, 40%, मतलब 100% बच्चे हैं, 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने रह गए, 40%। तो आपने देखा बॉयज अगर 40% है तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 2:3। अब आप इसको सॉल्व कर ले। आपने देखा एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज कितना, इतना, तो आपने क्या करना है, आपने मान लिया कि बॉयज जो है 2 है, गर्ल्स जो है 3 है, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं, 63, तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज कितने हो गए, 63 इंटू 2, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज कितना हो गया, 63 इंटू 2। अब एवरेज जो है गर्ल्स के मार्क्स का कितना है, 70, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 70 इंटू 3, और बॉयज और गर्ल्स का सम, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, इतना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 67.2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, हम लोग इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बड़े आराम से, मजा आएगा। देखो कैसे, आपने देखा बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, आप एक चीज नोटिस करें क्या, कि एवरेज मार्क्स बॉयज के 63, गर्ल्स के कितने, 70, और आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है, आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का रेशो है आपस में 2:3। ठीक है, तो आप यहां से निकालें क्या, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, मतलब क्लास जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है, वो वैल्यू निकालनी है, मतलब बीच वाली वैल्यू निकालनी है। जब बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग बात कर रहे थे हमने इसको अलग अलग लिखा। अब बॉयज और गर्ल्स की बात जब एक साथ हो रही है, मतलब होल क्लास के एवरेज मार्क्स की बात हो रही है, तो वो बीच में लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है ऊपर वाले दोनों में डिफरेंस कितना, 7, इस 7 को 2:3 में बांट लो। आपने देखा 5 की वैल्यू कितना, 7, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.8। आपने देखा यहां से 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2.8। अब 70 से वैल्यू छोटी होगी, 63 से बड़ी होगी, तो आपने क्या किया, 70 माइनस 2.8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 67.2। या फिर 3 से कोई निकालता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती कितनी, 3 की वैल्यू आ जाती, मतलब 1 की वैल्यू अगर 1.4 तो 3 की वैल्यू 4.2, 63 में 4.2 जोड़ना पड़ता आपको, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती, 67.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको कुछ ऐसी फॉर्म में बनाएं जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड कर दूं, आप देखो न्यूमरेटर को अगर मैं x³ से डिवाइड करूं तो क्या बचा, x³ -5 -1/x³, और डिनोमिनेटर में x³ +7 -1/x³। अब आप एक चीज देख रहे हैं क्या, कि x³ -1/x³, अगर मुझे x -1/x पता है तो मैं x³ +1 x³ अगर मुझे x - 1/x की वैल्यू पता है तो मैं x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल सकता हूं। आपको पता है क्या, x - 1/x अगर a है तो x³ - 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a³ + 3a। ठीक है, तो आपने देखा कि x³ - 1/x³ की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो a³ + 3 है, मतलब 5 का क्यूब + 3 × 5। तो आपने देखा 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 में 15 ऐड किया तो 140 आ गया। चलो 140 में से 5 घटा के आप लोग 140 में 7 ऐड कर दें तो 147 और 135 आ गया। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, चेक करो इसे। हम देखते हैं इसको, ये जाएगा 3 पे, चला जाएगा 3 पे गया तो यहाँ 45 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो 45/49 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है A 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन द सेम डायरेक्शन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने देखा दोनों आदमी और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा, स्पीड क्या होता है, आपको पता है स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
ठीक है। तो स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जुड़ेगी क्योंकि ट्रेन और मैन दोनों मोशन में है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रेन ने मैन को ओवरटेक करना है, मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा हुई, ट्रेन की स्पीड ज्यादा तो मैन की स्पीड कम, मैन की स्पीड में से ट्रेन की स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड घटा दो। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है जब भी कोई ट्रेन या कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ लेंथ है, अगर वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी कुछ लेंथ नहीं है, तो डिस्टेंस जो कैलकुलेट होगा वो पहली वाली चीज, जो चीज क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ का होगा। और अगर ये किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो दोनों लेंथ को ऐड करके हम लोग डिस्टेंस बना लेंगे। तो आपने देखा डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ट्रेन की लेंथ की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब टाइम कितना है, 9 सेकंड। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में और ये दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लें। आपने देखा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे कितना आ गया, 5/3। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80/3, तो 80/3 आ गया यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो आपके पास कितना आ चुका है, 85/3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आगे भी मीटर में ही है सारी चीज और हमें सेकंड में ही आंसर पता करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, वो चीज सबसे बढ़िया हो गई हमारे लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन बोला है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। देखो आपने देखा अब की बार ट्रेन है, टनल को पास कर रही है, टनल की तो कोई स्पीड नहीं है, टनल तो मूव नहीं कर रही, रिलेटिव मोशन कुछ भी नहीं है टनल के साथ। तो आप क्या देखने वाले हैं, आप देखने वाले हैं कि अब जो स्पीड कैलकुलेट होगी वो स्पीड सिर्फ, मतलब जो स्पीड काउंट होगी वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड काउंट होगी। तो डिस्टेंस कितना आपको पता है। अब एक ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है ट्रेन जिसकी कुछ लेंथ है, तो मतलब ट्रेन की भी लेंथ जुड़नी है और टनल की भी लेंथ जुड़नी है, तब जाके क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा हमारा। और स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास ये आ गई, ठीक है। इसको आपने जोड़ा ऊपर से तो कितना आ गया, 612, ठीक है। 612/85/3, तो 612 को अगर मैं देखूं ऊपर जाके हो गया 1836 हो जाएगा और नीचे 85। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले 2 पे जाएगा 170 और फिर 1, तो 21 पॉइंट कुछ है, 21.6 दे रखा है ऑप्शन में, तो 21.6 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल इतने इतने के, मतलब दोनों आर्टिकल इसने इतने में बेचे। एक पे उसको 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उसको 11% का घाटा हुआ। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। देखो आपने देखा दोनों का सेलिंग प्राइस कितना, इतना। आपने देखा पहले पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 19%। दूसरे पे क्या हुआ, लॉस हुआ कितना, 11%। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी आ गई। तो आपने देखा प्रॉफिट हुआ अगर 19% और बिका इतने का, तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 119 आ गया, 19 है ना प्रॉफिट परसेंटेज। आपने इसको सॉल्व किया, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कितने पे जाएगा, ये जाएगा पहले तो 89, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो, किसका, दूसरे वाले आर्टिकल का। आपने देखा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना है, इतना, 100 माइनस 11 कितना हो गया, 89। अब आपको पता है 119 को मल्टीप्लाई करा 89 से, तभी 10591 बन रहा था, तो यहाँ पे ये 119 पे चला गया, तो 11900 रुपीज, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लो कॉस्ट प्राइस का जोड़, कॉस्ट प्राइस का जोड़ कितना हो गया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 20,800 हो गया। और टोटल सेलिंग प्राइस आपने देखा एक आर्टिकल इतना बिका तो दूसरा भी इतना बिका, तो दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस, मतलब अगर मैं जोड़ूं, मतलब दोनों आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं सेलिंग प्राइस को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ गई 21182 रुपीज, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस टोटल ये, सेलिंग प्राइस ये, तो आपने देखा कि बड़ा है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो गलत, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितने का हुआ आपने देखा, 82 का प्रॉफिट हुआ और 382 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो आपने देखा कि 382 बाय 208 है, 5% तो हो नहीं सकता, 1.8% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन 1.8% जो है करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने देखा, चलो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। BD जो है AC को इंटरसेक्ट करता है कितने पे, E पे, ओके। एंगल BEC जो है वो कितना है, 138 डिग्री। एंगल ECD मतलब ये वाला एंगल कितना है, 35। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा BAC बताओ, मतलब ये वाला एंगल पूछा। पहले तो आप देखेंगे AD अगर कोड है, AD अगर कॉर्ड है तो आपको पता है सिमिलर कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड है जो वो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट में, मतलब ये जो सरकमफ्रेंस है इसके हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगी। तो आपने देखा अगर एंगल 35 डिग्री बनाया हुआ है C पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे भी कितना बनाएगी, 35 डिग्री। आपको पता है कॉर्ड जो होती है, सेम कॉर्ड जो होती है सेम एंगल सबटेंड करती है किस पे, सरकमफ्रेंस पे। मतलब AD जो एक कॉर्ड है, अगर मैं सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट देखूं तो वो कितना एंगल बनाएगी हर सरकमफ्रेंस के पॉइंट पे, 35 डिग्री। आपको पता है ये 138, तो ये कितना हो गया, आपने देखा अगर ये 138 तो ये हो गया 42 डिग्री। अगर एक एंगल 42 डिग्री, दूसरा एंगल 35, तो तीसरा एंगल क्या होगा ट्राइंगल का, आप देख लो, ये दोनों को जोड़ के 77, तो ये कितना हो गया, 103 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। आपने देखा कि 16x² प्लस y² की वैल्यू आपको 48 दे रखी है। अब कुछ ऐसा मैं देखूं कि यार मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये 4x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें मैं देखूं यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab अगर मैं बना दूं, 2ab मतलब 2 इंटू 4x इंटू वाई, अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैंने इधर 8xy जोड़ा तो मुझे इधर भी 8xy जोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू जो आपको दी है वो कितनी दी है, 48 प्लस इस सारे को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया, और 8xy कितना है 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, यहाँ पे 64 आ गया। तो आपने देखा 4x प्लस वाई की वैल्यू अभी तो कितनी आ गई आपके पास 8। अब हमको निकालना क्या है 64x³ प्लस y³। देखो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं क्या कि 16x² प्लस y² की वैल्यू अगर 48 दी थी, तो हमने अगर निकालनी है वैल्यू किसकी 64x³ प्लस y³ की, तो सबसे पहले मेरे को इसको 4x प्लस वाई की फॉर्म में चेंज करना ही होगा। मतलब स्क्वायर से पहले मैं लीनियर पे आऊं, उसके बाद मैं क्यूबिक पे जा सकता हूं। ठीक है, मतलब सबसे पहले मुझे स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो मुझे सबसे पहले डिग्री 1 बनानी पड़ेगी, तभी जाके डिग्री 3 पे पहुंच पाऊंगा मैं। अगर मैं देखूं कि स्क्वायर से सीधा क्यूब पे पहुंच जाऊं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिग्री 1 बनाई, उसके बाद अब इनका क्यूब कर दो। आप जब इसका क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है 64x³ प्लस y³ 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 512। आपको पता है 8 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 512 होता है। अब सॉल्व कर लो इसे, आपने देखा ये मिला के कितना हो गया 12, xy की वैल्यू कितनी 2 और 4x प्लस वाई की वैल्यू कितने निकाली आपने 8, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 इंटू 8, ये कितना हो गया 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 कितना हो गया 192। तो आपने देखा ये सॉल्व करके 192 हो गया। तो 64x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी आ गई 512 में से 192 अगर मैं निकाल दूं तो 320 इज द करेक्ट आंसर। आसान है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ
कैंडिडेट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट QRS। आपने पहली चीज तो ये देखनी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड कितने हुआ है 7500। और आपने देखा आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताइए QRS के टुगेदर, QR एंड S के टुगेदर। तो आपने देखा Q क्या है, ये R क्या है, ये S क्या है, ये। तो आप क्या करें, इनको जोड़ दें। आपने देखा 18 और 12 अगर मैं जोड़ूं तो 30 में 30 जोड़ा 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 60%। तो आपने देखा 60% बच्चे हैं जो QR और S में है। तो आपने देखा टोटल बच्चे कितने 7500, तो 60% कितने हो जाएंगे इसके, आपने देखा 60% जो बच्चे हैं 7500 के वो कितने हो जाएंगे 4500। ठीक है, 4500 ही होंगे ना, हाँ 4500। उसके बाद आपसे पूछा है टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड कितना हुआ एग्जामिनेशन में से, मतलब उन 5 इंस्टीट्यूट में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए वो कितने हुए हैं 4000। आपने देखा QRS में कितने पास हुए हैं, Q ये, R ये, S ये, मतलब 24 में 18 डाला आपने तो कितना हो गया 42 डिग्री, 42%। और 42% में अगर मैं 24% जोड़ूं तो कितना हो गया 66%। 66% कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 4000। तो यहां से आपकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई 2640। तो 2640 और 4500 का रेशियो आपको बताना है गया। ठीक है, अब ये 5 पे चला जाएगा, 90, 5 पे नहीं जाएगा सॉरी, ये जाएगा और किसी चीज पे, 450। तो ये अगर मैं देखूं, चलो पहले तो 2 पे काटते हैं इसको, 225 आ गया और ये 132 आ गया। फिर इसको 3 पे काट दो, 3 पे काटोगे तो ये 44, 75, मतलब 6 पे जा सकता था सीधा। तो 75 रेशो 44 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन 50 kg, हुज वेट इज लेस देन 50 kg। तो हमने देखा 50 kg, 50 kg से कम कितने बच्चों का 65। और y जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनका वेट जो है 60 kg से ज्यादा है, 60 kg से ज्यादा कितने बच्चों का वेट है इतना। रेशो बताना है x रेशो y, तो इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है तो 13:9। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन टू द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपने देखा एवरेज ऑफ फीमेल, पहली बात तो टोटल कर लेते हैं। फीमेल जो है वो ये है, 300 में 275 जोड़ू तो कितना आ गया 575, 575 में 250 450, 450 और 525 अगर मैं जोड़ दूं तो ये तो ऑलमोस्ट कुछ 1150 आ गया। ठीक है, तो फीमेल जो है वो 1150 हो गई और इसका एवरेज 1150 का एवरेज अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये तो इतना आ गया। अब मेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं 475, 475 में 325 800, 800 में अगर मैं 150 जोड़ूं 950 में 275 1225, तो 1225 जो है 1225 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है। एवरेज निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 जो है ऑर्गेनाइजेशंस है। तो 5 अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी होगी 5। तो सम ऑफ मेल वर्कर्स कितना हो गया इतना। एवरेज कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो एवरेज आ गया मेरा 245। ठीक है, तो फीमेल से मेल का रेशो पूछा, मतलब 230 रेशो 245। एवरेज ऑफ फीमेल, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल रेशो एवरेज नंबर ऑफ मेल हमने निकाला, तो यहाँ से ये 5 पे चला जाएगा। 5 पे जब मैंने इसको काटा तो यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी 46:49। लास्ट क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 में जो रेशियो है एवरेज प्रोडक्शन, तो आपने देखा 65 165, तो एवरेज जो है वो कितना हो गया, 3 फ्लेवर्स हैं तो इनका एवरेज कितना हो गया 165/3, 55 आ गया। ठीक है, टू द मतलब इसका रेशो टू द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन
फ्लेवर ए कौन सा है? पहली बात तो ये इन 2012 13 14 50 45 75, तो आपने देखा 120 170, तो 170 तो हो गया टोटल, एवरेज कितना हो गया 170/3। और ए सी फ्लेवर, सी फ्लेवर कौन सा है? ये वाला 2012 13 14 में 65 80, तो ये कितना हो गया 215/3, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के डिफरेंस का इसके साथ रेशो बताना है। तो आपने देखा ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 45/3 मतलब 15, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो कितना हो गया 55/15। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया 5 पे गया, 11/3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 भी आज हमने खत्म कर ली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर देना, मतलब जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना एंड फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।